दो अलग अलग आर्टिकल्स हैं। एक के मुताबिक रुपया अगर आप देखोगे तो वो नियरली 2 मंथ्स में सबसे वर्स्ट डे इसने रिकॉर्ड किया है, और एक कह रहा है रुपी फॉल्स मोस्ट इन अ मंथ। दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट दोनों को पढ़ोगे तभी पूरा पिक्चर नजर आएगा, क्योंकि दोनों ने आधा आधा पिक्चर ही प्रेजेंट किया है रुपए के गिरने के रीजन को लेकर के। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करना सीखें कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इन्हें एक्यूरेटली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि हम रोज यहाँ पर ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। अब एक ओवरव्यू लेंगे सबसे पहले आज के आर्टिकल्स का। वो सबसे पहले रुपए से ही शुरू होता है, क्योंकि रुपया वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज है पूरी दुनिया में इस वक्त। मैं मेजर इकोनॉमीज की बात करूंगा, मैं ईरान और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज से नहीं कंपेयर करूंगा। इसके अलावा अगला जो आर्टिकल होगा वो डिफेंस का होगा, क्योंकि बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग की बूस्ट आ सकती है डिफेंस सेक्टर में, कैसे वो जानेंगे। इसके अलावा रिफाइनर्स, इंडियन रिफाइनर्स का जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उनका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है ईरान के ऑयल आउटपुट से यहाँ पर, तो ये देखना होगा क्या अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक एडिटोरियल आर्टिकल है, यस एडिटोरियल आप सबको बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ट्रंप का जो टैरिफ है वो रियल डेंजर इसका क्या है, वो ट्रंप के टैरिफ में रियल डेंजर नहीं है, रियल डेंजर है चाइना के ट्रेड सरप्लस में। रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस इन्होंने बताया $1.13 ट्रिलियन से भी ऊपर। सो ये इतना रिकॉर्ड, इतना बढ़िया एक्सपोर्ट इनकी चाइना के लिए डेंजर कैसे हो सकता है, हम ये जानेंगे इस आर्टिकल में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे आर्टिकल की, एंड दैट इज हमारा रेयर अर्थ मेटल। इसके लिए हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया रेयर अर्थ मेटल्स खुद से प्रोसेस करना चाहता है, माइन करना चाहता है, तो 7,500 करोड़ के आसपास की स्कीम होने वाली है एक। एंड देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन से सेक्टर को मिल सकता है इसका बेनिफिट। देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त, एंड प्रॉफिट इनका 4 क्वार्टर के लो पर आ चुका है। तो जीएसटी जो कट हुआ, इनकम टैक्स कट हुआ, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, सारी कंपनीज का फायदा हुआ है। ऑटोमोबाइल ऊपर गया, इवन आईटी ने अच्छा किया है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या हो गया भाई ऐसा जो इनकी प्रॉफिट नीचे जा रही है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। एक बार हमें ये देखेंगे हम लोग एनालाइज करके, और लास्ट में हम लोग देखेंगे आईटी सेक्टर के बारे में, कि आईटी सेक्टर के बारे में कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आई है आगे, तो ये आगे क्या है और क्या इसका फ्यूचर है। तो ये सारे आर्टिकल्स आज एनालाइज करने वाले और इंटरप्रेट करने वाले, हम पढ़ने वाले नहीं है सिर्फ। तो अगर आप सीखना चाहते हो इसे खुद कैसे करना है आपको, तो इसको आप एंड तक देखना, एंड आप अभी फॉलो कर लो इस चैनल को। स्टार्ट करूंगा मैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, एंड दैट इज रुपी लॉग्स वर्स्ट डे इन नियरली 2 मंथ्स। सो सबसे पहले आर्टिकल को देखते हैं, और इसके सामने हम लोग पढ़ेंगे दूसरा आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल छोटा ही है, और ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल। डाउन 57 पैसे ऑन डॉलर बाइंग फॉरेन आउटफ्लोज। रुपया ने फ्राइडे को क्या किया है, बिगेस्ट सिंगल डे फॉल दिया है मंथ में, हैवी डॉलर बाइंग की वजह से बाई इंपोर्टर्स। तो इनका कहना है इंपोर्टर्स डॉलर बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और साथ में रुपये की वैल्यू घट रही है, क्योंकि जिसकी ज्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, राइट। फॉरेन आउटफ्लोज है और मिनिमल इंटरवेंशन बाय आरबीआई। फॉरेन आउटफ्लोज मतलब विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां से अपने एसेट्स को बेच के बाहर लेकर कर जा रहे हैं अपना पैसा, तो इसकी वजह से आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है, एंड यहाँ पे डॉलर कम हो रहा है, तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है, वो और स्ट्रांग हो रहा है। तो हमेशा एट दी एंड चीजें लिंक्ड होती हैं कहां पर, डिमांड और सप्लाई पर। डॉलर की डिमांड अगर नहीं बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो कुछ ना कुछ रीजन यहाँ पे इनडायरेक्टली डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब डॉलर इन इटसेल्फ पूरी दुनिया की करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। तो हमारी करेंसी 57 पैसे गिर के 90.86 जा चुकी है अगेंस्ट डॉलर, एंड मंथ टू डेट अगर आप देखेंगे तो 1.1% का डिक्लाइन यहाँ आ चुका है ब्लूमबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग। करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो 6.32% आ चुका है, ये वर्स्ट है इन 3 years, एंड ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अमंग इट्स एशियन पीयर्स। ये पूरे एशिया में अगर हमारे जो पीयर्स को देखें, मेजर इकोनॉमीज को, वी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। एंड यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे, डॉलर इंडेक्स क्या होता है, बास्केट है 6 करेंसीज का, मतलब 6 करेंसी को आप सामने रखो और सामने डॉलर को रखो, और देखो कि डॉलर मजबूत हो रहा है इन 6 के 6 कंबाइन से, या फिर इनसे वीक हो रहा है। तो ये होता है DXY, डॉलर इंडेक्स बोलते हैं इसे। बहुत बड़ी डॉलर डिमांड रही है, और आरबीआई भी एब्सेंट रहा है मार्केट से, और ह्यूज बाइंग की वजह से क्या हुआ है, फॉरेक्स स्वैप रेट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप रेफरेंस रेट जो था, विंडो था, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने डॉलर को और ज़्यादा बाई किया। तो ये एक रीज़न है कि रुपया यहाँ पे लगातार वीक होता जा रहा है, और जो वीकनेस है वो आगे और रहने वाला है, एंड रिकॉर्ड लो जाएगा ये फिर से, क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो रही है टाइम से, फॉरेन कैपिटल इंडिया से बाहर जा रहा है, एंड यहाँ पे रुपया जो है वो 89.9 से लेकर 91.1 में नियर टर्म ट्रेड करेगा एटलीस्ट। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी $2.5 बिलियन
मिलियन डॉलर मतलब ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार करोड़ के शेयर्स बेच दिए इंडिया से, सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेशर है मार्केट पे। एक तो डिमांड फ्रॉम ऑयल इंपोर्टर्स, जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उनका लगातार डिमांड आ रहा है फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि उन्हें तो डॉलर्स में पे करना है, तो यहाँ डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, रुपए की डिमांड घट रही है। इसके अलावा $3 बिलियन मैच्योर हो रहे हैं इन पोजीशन इन नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स मार्केट, ये एक रीजन है। और ज्यादातर ट्रेडर और एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करेंगे 92 हम टच कर जाएंगे बाय मार्च। जो अनसर्टेनिटी है ट्रेड डील के बारे में, आउटफ्लो है फॉरेन कैपिटल का, आरबीआई के शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रुपया 9 मार्च से पहले, होली से पहले 92 चला जाएगा एटलीस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जापानीज येन एशिया में और मजबूत हुआ है और बेटर किया है जापानीज येन ने डॉलर के अगेंस्ट। इसके अलावा फिलिपिनो पैसो ये भी मजबूत हुआ है, ताइवानीज डॉलर मजबूत हुआ है, सिंगापुर डॉलर मजबूत हुआ है, इंडोनेशियन रुपया स्टेबल है, हांगकांग डॉलर, चाइनीज रेनमिनबी, थाई बाट, मलेशियन रिंगिट, ऑफशोर चाइनीज, ये सब बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मिंग। आप ये देखिए क्या फ्लैट है ऑलमोस्ट, या तो स्ट्रांग हुए हैं या तो बिल्कुल फ्लैट है। और इवन साउथ कोरियन वॉन भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, 0.3% डिक्लाइन हुआ है। इंडियन रुपी यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग है अमंग इट्स पीयर्स। तो एशिया में हम लोग वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसीज बन गए हैं इस महीने। अब दूसरे आर्टिकल पे जाते हैं जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। इनका कहना है कि जो सिंगल डिश डिक्लाइन आया सबसे पहले तो ये पिछले 2 महीने का सबसे बड़ा डिक्लाइन है और इंपोर्टर को ही ये लोग भी ब्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई का नाम लिया गया, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की गई है, आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रहा। इनका ये कहना है कि अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही रुपए की डिमांड कम होती थी सप्लाई ज़्यादा बढ़ती थी, डॉलर की डिमांड बढ़ती थी सप्लाई कम होती थी, तो आरबीआई आकर के डॉलर बाय करता था और रुपए को सेल करता था। मतलब रुपए की सप्लाई बढ़ा दी तो सप्लाई बढ़ा दी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ाने से अगर आप देखोगे तो उसका रुपए की डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। तो प्राइस जो लगातार नीचे गिर रहा है वो कहना कहीं आके यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, आरबीआई आ गया और आरबीआई कह रहा है मैं यहाँ पे आरबीआई रुपये बाय करूंगा, मैं रुपया बाय करूंगा और यहां से फिर रुपया स्टेबल हो रहा है, ऊपर जा रहा है वापस। तो ये डिमांड आर्टिफिशियली आरबीआई बढ़ा देता था। तो ये एक जो चीज़ है इस टाइम पे ये होती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर बात हो रही है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस की। शॉर्ट पोजीशंस क्या होता है, 2 घंटे लग जाएंगे शॉर्ट पोजीशन समझाने में अगर मैं समझाऊं, लेकिन आप इतना समझो कुछ लोगों ने ये बेट किया, बेटिंग समझ लो इससे, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि यहां से रुपया नीचे जाएगा, अगर ₹1 नीचे जाएगा 1 पैसा तो मुझे मान लो कुछ रुपए मिलेंगे, और जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे मैं दूंगा। तो अब रुपया इतना ऊपर ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट था। अब रुपया इतना नीचे चला गया कि यहाँ पे आपको पैसा मिलने लगा, ये लोग कमाने लगे, लेकिन दूसरी पार्टी का तो लॉस हो रहा है। तो जिसका लॉस हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देना है। तो यहाँ पे इसीलिए एक विशेष साइकिल क्रिएट हो गया कि भाई ये, इसे हम बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, जहाँ पे आपने एक चीज को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और अब वो इतना ऊपर जा रहा है लगातार कि आपका हर एक पैसे के साथ लेट्स से लाखों का लॉस हो रहा है, और अब आप क्या कर रहे हो, इसको बाय कर रहे हो और स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। तो इसे हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। इसे मैं अच्छे से समझा नहीं सकता इतने छोटे से क्लिप में, बट आप इस तरीके से समझो इसे। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, ये भी कवर हो गया था। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है नोट्स में। तो की ड्राइवर्स क्या है, एक तो हैवी डॉलर बाइंग इंपोर्टर्स के लिए। इंपोर्टर्स कौन है, ऑयल इंपोर्टर्स। जो हमारे ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो हेविली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुपया सेल कर रहे हैं, डॉलर बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पे करनी है, अपनी पेमेंट्स पे करनी है। इसके अलावा पर्सिस्टेंट फॉरेन आउटफ्लोज, करीब 22 से 23 हज़ार करोड़ का इंडियन इक्विटीज शेयर मार्केट से पैसा जा चुका है जनवरी में सिर्फ, ठीक है। और ये हो रहा है किसकी वजह से, ट्रेड डील की वजह से, क्योंकि ट्रेड डील साइन नहीं हो रहे हैं। दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में पैसा ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है। आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रहा, ये डिफेंड नहीं कर रहा रुपए को, तो प्रिजर्व नहीं कर रहा, अपने फायर पावर को प्रिजर्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रॉन्गर डीएक्सवाई। डीएक्सवाई क्या होता है, ये होता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स, और ये डॉलर इंडेक्स होता है अगेंस्ट 6 का बास्केट होता है ये, ठीक है। ये एक बास्केट है 6 करेंसीज का। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करेंसीज है और उसके अगेंस्ट है डॉलर वर्सेस डॉलर। तो डॉलर यहाँ पे इनके अगेंस्ट मजबूत हो रहा है। फॉरवर्ड मार्केट स्ट्रेस, जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट डॉलर पोजीशंस हैं जिनको लॉस हो रहा है क्योंकि रुपया ऊपर जा रहा है। इन्होंने बेट किया है कि रुपया नीचे जाएगा, तो ये अब कवर कर रहे हैं। कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कवर करने के लिए इसे बाय करना पड़ता है। तो बाय यहाँ पे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और ज्यादा ऊपर जा रहा है
जो डॉलर है वो। तो जियोपॉलिटिकल और ट्रेड अनसर्टेनिटी की अगर बात करूं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली डॉलर की बात थी, डॉलर में शॉर्ट पोजीशन थे, तब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डॉलर और ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है और रुपया नीचे जा रहा है। जियोपॉलिटिकल और ट्रेड अनसर्टेनिटी आप देख सकते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क, ईरान, वेनेजुएला, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं रुपए के लिए। अब आ जाता हूं मैं अगले आर्टिकल पे, और यह है रिफाइनर्स। इंडियन रिफाइनर्स का बेनिफिट हो सकता है अगर ईरानियन ऑयल ट्रेड के लिए ईरान ओपन हो जाए तो। यस, अगर आप देखोगे वॉल्यूम, तो इंडियन इंपोर्ट्स कितने रहे हैं ईरानियन क्रूड के, ये देखिए। इंडिया ने अच्छा खासा मतलब अच्छा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था ईरान एक टाइम पे। अगर आप 2009 से बात करूं मैं 2020 तक की, तो आप ये देखिए वॉल्यूम पर शेयर इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ ईरानियन क्रूड 14%, 10%, और इसके बाद सैंक्शंस, और अलाउड मतलब मिल ही नहीं रहे थे हमें, सैंक्शंस भी नहीं थे, सॉरी मैं कहूँगा, बीच बीच में टर्मिनल्स थे, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था डेटा। बट आप वॉल्यूम देख सकते हो, ड्रॉप आया है। $450 450 बैरल पर डे हम लोग कर रहे थे, ले रहे थे ईरान से ऑयल। आपको बैरल, आई होप कि सबको बैरल पता होगा, ये इस तरीके का ड्रम होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, जिसके अंदर क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल इसके अंदर आता है। तो एक बैरल बोलते हैं हम लोग, 1 किलो लीटर ये सबसे नहीं खरीदा जाता है, बैरल से खरीदा जाता है। तो 450 बैरल ले रहे थे हम लोग, कब, 2009-10 में, और ये गिर करके कितना आ गया था 2015 में, 225 आ गया। तो लगातार ये जो डेटा अवेलेबल नहीं है, ये एक ड्रॉप है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये फिर से बढ़ा 2019 तक, और यहाँ पे फिर 480 पे गया, रिकॉर्ड हाई। 2009 का भी रिकॉर्ड जो हाई था हमने तोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम 10% था। और इसके बाद फिर क्या हुआ, ईरान पे बहुत सैंक्शंस लगे, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह को लेकर के बात होने लग गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो तो एक सैंक्शन लगा और इंडिया को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ा ईरान को, और फिर ये 40 बैरल पे आ गया 2020 में, हालांकि वो कोविड का टाइम था। सो ये तो वैसे भी होना ही था। तो इंडिया को अब फायदा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इंडिया को फायदा हो जाता है कि देखो, ईरान जो है FY10 में इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर होता था क्रूड ऑयल का आफ्टर सऊदी अरेबिया, यस। लेकिन जो स्वॉर्ड था यूनाइटेड स्टेट्स की तलवार थी, सैंक्शंस की, अनसर्टेनिटी की, ओवर सप्लाईज, इसकी वजह से हमने इराक को अपना बड़ा पार्टनर बनाया और ईरान से रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा हम ईरान को हमने भेज दिया तीसरे प्लेस पे। अब जो एपेटाइट है वो फिर से वापस आ सकता है। ईरान हमारा फिर से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है अगर यूनाइटेड नेशंस और यूएस ओपन करते हैं ईरानियन ऑयल को फॉर ग्लोबल ट्रेड। एंड जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया इस मंथ, तो ये विंडो ओपन कर सकता है इंडियन रिफाइनर्स के लिए, ट्रंप का ये कहना है। एंड इट हैज़ क्लोज द डोर फॉर रशियन ऑयल सप्लाईज। रशियन ऑयल सप्लाईज को ये क्लोज करना चाहते हैं, स्पेशली जब इंडिया की जो ऑयल डिमांड है ये ग्रो कर रही है भाई 3 से 4%। अब मैं बता दूं, ये जो ऑयल डिमांड है इंडिया की है, बाकी जगहों पर ऑयल डिमांड ग्रो नहीं कर रही है। आप चाइना वगैरह जाकर के देखो, जो सबसे बड़े इंपोर्टर्स हुआ करते थे ऑयल के, सबसे बड़ा जो आपका कंज्यूमर है ना, वही अब पैसे नहीं कमा पा रहा बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेगा, तो आपका नुकसान है। लेकिन एक दूसरा कंज्यूमर है जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पैसे कमा रहा है, और उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो कौन है? वो है इंडिया। और इंडिया ऑफ कोर्स हंग्री है फॉर एनर्जी, बट हमें चाहिए सही दाम पर, सही कॉस्ट पर, क्योंकि ऑयल की वजह से हमारा रुपया भी बहुत वीक हो जाता है। तो हम वो भी नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा अगर ऑयल की पेमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। तो ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, सबसे पहले तो ये है। तो ईरानियन ऑयल जो है एक नेचुरल फिट है इंडियन रिफाइनर्स के लिए, क्योंकि एक क्लासिक मिडल ईस्ट सावर बैरल होता है जो इंडिया ने प्रोसेस किया एक्सटेंसिवली पास्ट में। और जो लाइट हैवी ईरानियन ग्रेड्स होते हैं वो गोल्ड माइन होते हैं इंडियन रिफाइनर्स के लिए, इन पास्ट में हमने देखा है, जो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। एंड इट में प्रूव सो अगेन अगर ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ईरान में कल्मिनेट करते हैं इनटू अ पीस अकॉर्ड, अगर पीस हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईरान पीक कब आया था? FY17 में, जब ईयर आफ्टर ओबामा ने रिलैक्स किए थे सैंक्शंस, तो ईरान ने सप्लाई किया था 2,73,000 बैरल्स पर डे इन FY16। एंड इसके अलावा इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो डिजाइन है ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। ईरानियन लाइट एंड मिक्स वेराइटीज जो हैं वो बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करते हैं, हाई वैल्यू क्रिएट करते हैं फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट मिक्स। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईरानियन बेनिफिट भी है कि अगर स्टार्टिंग द गेन्स फ्रॉम ईरानियन ऑयल, डिटोलिया सेट कि इंडियन रिफाइनर्स जो हैं वो ईल्ड्स को समझते हैं और ऑपरेटिंग बिहेवियर भी समझते हैं ईरानियन ऑयल का। तो हमारे रिफाइनर्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है ईरानियन ऑयल को लेकर के, तो बहुत अच्छा फायदा हमारा हो सकता है अगर ईरान में पीस आता है तो, और इसका ऑयल फ्री होता है मार्केट के लिए। तो अब बात करूँ अगले आर्टिकल की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसको एडिटोरियल पसंद है। चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो चाइना का सबसे बड़ा खतरा है। यस, अब मुझे समझ नहीं आया ये एडिटोरियल जब मैंने पहले पढ़ा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आइए जानते हैं कैसे। तो चाइना के ट्रेड सरप्लस है ना, जो अमाउंट जो वो एक्सपोर्ट करता है, ये एक्सीड करते हैं इसके इंपोर्ट को, समझ गए? जितना वो एक्सपोर्ट करता है उससे वो बहुत ज़्यादा है उसके इंपोर्ट से। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर हमने किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो मेरे पास क्या आता है? ट्रेड सरप्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस।
और अगर ये माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ तो सरप्लस, माइनस में हुआ तो डेफिसिट। ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर बेसिक चीज़ें हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको पता होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो फिगर है वो ये दिखा रहा है कि चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट पावर हाउस तो है, लेकिन एक साइन ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस भी नजर आ रही है इसके प्रैक्टिसेस की वजह से। एंड फ्री ट्रेड के लिए दुनिया के ये डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा खतरा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना, उससे ज़्यादा बड़ा खतरा चाइना है दुनिया के फ्री ट्रेड के लिए। जो टैरिफ्स हैं वो अनडाउटेडली अगर आप देखोगे तो दे आर हैमर टू फ्री ट्रेड। ऑफ कोर्स टैरिफ सही नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स अगर रिट्रीट करता है अपने लीडरशिप रोल से, तो चाइना जो क्या करेगा यहाँ पे मैंटल संभालेगा ऑफ बीइंग प्रमोटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिफेंडर ऑफ मल्टीलैटरल रूल्स बेस्ड सिस्टम, जो अंडरपिन करता है ग्लोबल ट्रेड को। अब चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसने डिलीवर किया है ग्रोथ, लेकिन बहुत ही अनबैलेंस वे में। अब कैसे हम लोग चाइना ग्रोथ मॉडल की तारीफ करते हैं कि इंडिया में हम कर नहीं पा रहे हैं, और हम इंडिया को सिर्फ गाली नहीं देते, हम लोग चाइना की तारीफ करते हुए करते हैं कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा जो कजन ब्रदर है इतना सही कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो मॉडल है इनका, कई लोग कहते थे कि चाइना इज अ बबल, और ये 25 साल से लोग सुन रहे थे। जो इनका मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, बट वी हैव टू सी कैसे। जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ कोर्स इट इज गुड इन दैट इट रेजेस प्रोडक्टिव पोटेंशियल, लेकिन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस वहाँ पे लगातार गिर रहे हैं चाइना में। एंड बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस करते हैं, जो कि ना कि एफिशिएंट होता है और ना ही प्रॉफिटेबल। जब भी सरकार चाहे कहीं की भी हो, चाइना की भी हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, चीज़ों को चलाती है ना तो वो एफिशिएंट होते हैं, ना वो कभी प्रॉफिटेबल होते हैं। स्टिल जितना भी इन्वेस्टमेंट है, इट हैज मेंट द प्रोडक्शन जो है ऑफ लॉट्स ऑफ गुड्स हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, एंड इट साउंड्स लाइक अ ब्लेसिंग, लेकिन ये अब स्पॉन कर चुका है एज अ प्रॉब्लम। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है चाइना का, मतलब जो लोग वहाँ के चाइनीज लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं इस टाइम पे, पैसे जो जेब ढीली कर रहे हैं, वो अब बढ़ नहीं रहा राइजिंग आउटपुट के साथ, क्योंकि चाइनीज हाउस होल्ड रिलक्टेंट है कि अपना पैसा वो फ्रीली खर्च करे, पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। एक तो उनका एक प्रॉब्लम यह है कि वो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे कभी भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरा, इनका रियल एस्टेट सस्ता होता जा रहा है, तो ये खरीदते हैं और सस्ता हो जाता है, तो ये खरीद ही नहीं रहे हैं इस डर से कि सस्ता ना होते जाए। ये स्टैश कर रहे हैं अलॉट ऑफ देयर अर्निंग्स इन सेविंग्स, पैसा सेव कर रहे हैं, और जो हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस है इट हैज टेकन अ हिट। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सेविंग्स में जा रहे हैं, क्योंकि आगे को लेके पता नहीं कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो इकोनॉमी जब प्रोड्यूस कर लेती है इतना जितना वो कंज्यूम नहीं कर सकती, तो इसे क्या होना पड़ता है, यहाँ पे एक कुछ अलग पैतरे अपनाने पड़ते हैं, इसके पास क्रिएट हो जाता है सरप्लस, तो यहाँ पे प्राइजेस फॉल करती हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, शायद इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने तो पढ़ा होगा, बट ये इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। तो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, जब प्राइसेस गिरते हैं, और ये एनकरेज एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि जब प्राइसेस गिरते हैं तो कंज्यूमर और ज़्यादा बाय करते हैं कि भाई अब तो चीज़ें सस्ती हो रही है, अब खरीदो, और जैसे इंडिया में हुआ जीएसटी रेट कट के बाद। लेकिन कई बार जब लगातार गिरते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि भाई अभी मत खरीदो, आगे और सस्ता हो जाएगा, आगे और सस्ता हो जाएगा करके कोई खरीदता ही नहीं। तो चाइना जो है ऐसा ही डिफ्लेशनरी प्रेशर फेस कर रहा है। जो एक ही ऑप्शन इसके पास बचा है वो है कि जो गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ना चाइनीज लोग, वो सब बाहर भेज दो, डंप कर दो किसी के मार्केट में, और ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इनका बढ़ रहा है लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि चाइना यही चीज़ कर रहा है। यूएस एक एक्सेप्शन है, लेकिन ट्रम्प के जो हाई टैरिफ है चाइनीज गुड्स पे, इसकी वजह से यूएस एक्सपोर्ट्स इनके कम हुए हैं बहुत ही शार्पली, और इसका मतलब इन्हें बाकी जगह पर एक्सपोर्ट को इंक्रीजिंगली रेट से बढ़ाना होगा अपने दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स की तरफ। एंड यहाँ पे चाइना को ये काउंट करना होगा अपने पार्टनर्स पे कि अब ये और ज़्यादा सरप्लस आउटपुट जो है ये अब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि चाइना ग्रो कर पाए। यस, जो रेसिपिएंट कंट्रीज हैं दे शुड बी ग्रेटफुल कि इतना सस्ते दाम पर चाइनीज गुड्स उनके शोर्स पर आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अनलाइक द यूएस इकोनॉमी जो पावर कर रहा है अलॉन्ग साइड रिलेटिवली रॉबस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ज़्यादातर रिच कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन जैसी, जापान, ब्रिटेन, इवन आप देख लो साउथ कोरिया, ये डायर स्टेट्स में है, मतलब कि चाइनीज एक्सपोर्ट स्वैम्प कर रहे हैं, इनके मैन्युफैक्चरर्स को खत्म कर रहा है, एंड वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं इनसे। इवन जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वो भी बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं चाइनीज एक्सपोर्टर्स से लड़ने में। तो जो सिचुएशन है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है, और कंट्रीज रिसीविंग एंड पे है, लेकिन वो लड़ रहा है। जैसे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, उन्होंने रेज किया ट्रेड इशू अपने होस्ट बीजिंग से ऑफ कोर्स, एंड जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने भी वार्न किया कि यूरोप जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिस्क है कि डंपिंग ग्राउंड बन सकता है चाइनीज गुड्स का। ये लोग अपना सारा गुड्स लाके यूरोप में डंप कर सकते हैं। मैक्सिको ने भी टैरिफ बढ़ाए हैं फ्रॉम इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। ठीक है,
और बाकी कंट्रीज भी ये कर सकती हैं। तो बीजिंग ने काउंटर किया है विद प्लीज फॉर कीपिंग ट्रेड फ्री एंड ओपन। बीजिंग चाहता है ट्रेड फ्री और ओपन रहना चाहिए, लेकिन चाइना नहीं क्लेम कर सकता अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पे ये यूज कर रहे हैं रूल्स को अपने एडवांटेज के लिए। सिर्फ चाइना का एडवांटेज है, सिर्फ चाइना का फायदा हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, वो दूसरी कंट्रीज पे रिलाई करती है प्रॉप अप करने के लिए ग्रोथ। तो इससे ब्रेकडाउन होगा रूल्स बेस्ड सिस्टम का, क्योंकि दूसरी कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी कि वो आपके ग्रोथ रेट को फ्यूल करते रहें। क्यों भाई, राइट? तो ये दिस इज नॉट टू से कि वर्ल्ड ट्रेड जो है ये कोलैप्स करेगा। जो बेनिफिट्स हैं फ्रॉम ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन्स आर सो लार्ज कि ये कंटिन्यू करते रहेंगे टू ग्रो। लेकिन जो ट्रेड है वो फ्रैगमेंट कर रहा है इन अ वेज जो रिड्यूस करता है बेनिफिट्स को। स्पेसिफिकली कंट्रीज इंपॉर्टेंस देने लगती हैं ट्रेड को विद देयर जियोपॉलिटिकल एलाइज, ना कि अपने राइवल्स के साथ। तो भले ही वो ज्यादा दाम पर खरीदेंगे लेकिन अपने एलाई से खरीदेंगे। तो चाइना यहाँ पे क्या कर सकता है? अब ये एक सीरियस मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे फिक्स करना होगा उसे अपने ग्रोथ के इम्बैलेंस को, और चेंजेस कर सकता है वो, जैसे कि अपने सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करे, अपने सिटीजन्स को इंकरेज करे कि भैया आप स्पेंड करो। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एक प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है एक्ट करने की कि नहीं ये तुरंत हमें करना होगा, क्योंकि इनका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये 5% के टारगेट के आसपास है। और जो ग्रोथ है इट इज़ एट रिस्क ऑफ वीकनिंग। जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो फिर से रिजॉर्ट कर सकती है टू ओल्ड प्लेबुक ऑफ क्रेडिट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, मतलब इकोनॉमी में पैसे भर दो, स्टिमुलस बोलते हैं इसको। $1 ट्रिलियन के चेक्स इन्होंने लिख दिए डेट लेकर के। और चाइना का सेंट्रल बैंक अलाउ कर सकता है चाइनीज करेंसी टू इवन अप्रिशिएट। यस, जो ये रेजिस्ट कर रहे थे रिसेंटली, स्ट्रॉन्गर करेंसी से क्या होगा, चाइनीज एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, इम्पोर्ट्स लेस कॉस्टली होंगे, एंड इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो ट्रेड है वो टैम डाउन होगा, एंड ट्रेड सरप्लस जो है वो भी थोड़ा नीचे आएगा। तो दूसरी कंट्रीज भी रिलैक्स होंगी। अब जो करेंसी है इनका ये प्रोमिनेंस भी गेन करेगा ग्लोबल फाइनेंस में, जो बीजिंग चाहता था कि इनकी करेंसी की वैल्यू हो जैसे डॉलर की है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू जो है इट विल बी सीन डिटरमिन बाय द मार्केट इंस्टेड ऑफ सेंट्रल बैंक। तो मार्केट फ्री मार्केट वैल्यू कर रहा है, ना कि सेंट्रल बैंक चाइना की, तो और ज़्यादा भरोसा भी आएगा। तो डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर द लॉन्ग रन ये अलाउ करेगा चाइना को टू हेल्प द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड इफ नॉट तो चाइना ग्लोबल ग्रोथ को डैमेज करेगा, अपने ग्रोथ को भी डैमेज करेगा, और अपने लीडरशिप रोल को भी इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये है आज का एडिटोरियल आर्टिकल। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है इंडिया के 7.5 करोड़ के आसपास के रेयर अर्थ स्कीम के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले इनका नाम आ गया, JSW ग्रुप, कल्याणी ग्रुप, मारुति सुजुकी इंडिया, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है गवर्नमेंट के 7,280 करोड़ के इंसेंटिव स्कीम में। यस, गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी अगर आप डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड करोगे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। यहाँ मैग्नेट्स की बात चल रही है जिसके ऊपर चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इंडियन इंडस्ट्रीज को। अब ये मैग्नेट यूज़ होता है डिफेंस में, ऑटोमोबाइल में, और भी बहुत जगह यूज़ होता है। ये 2 व्हीलर भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, 4 व्हीलर्स भी, और डिफेंस इक्विपमेंट्स भी। तो कहीं ना कहीं जो कंसल्टेशन है यहाँ पे लिया जा रहा है इसके डिज़ाइन को लेकर के, और रिस्पॉन्स ब्रॉड बेस्ड आया है। कंपनीज वेट कर रही हैं फाइनल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए, एंड एक बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू हो जाता है तो फर्म एक बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर को असेस करेंगी कि हमारा फायदा है या नहीं है, कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके बाद कैपिटल कमिटमेंट्स देंगी। जो प्रपोज स्कीम है प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ये करीब 6,000 टन पर ईयर डोमेस्टिक कैपेसिटी बनाना चाहते हैं 2030 तक। सेंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रैक्शन मोटर्स आ गए, विंड टर्बाइंस, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ब्रॉड बेस्ड स्ट्रैटेजी है कि हमें चाइना पर डिपेंड नहीं करना है क्रिटिकल मटेरियल्स के लिए जो हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो एट प्रेजेंट चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोसेसिंग ऑन मैग्नेट प्रोडक्शन, और ये क्रिएट कर रहा है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज फॉर डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स। तो कहीं ना कहीं चाइना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो बड़ा अनरिलायबल लग रहा है हमें, तो हम ये चीज़ें खुद बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जो डिफेंस में यूज़ होती हैं और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड वी हैव टू सी कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे स्टैंड आउट करती है और एक नया वर्टिकल बनाती है अपने लिए फॉर इन द सेगमेंट ऑफ रेयर अर्थ। अब बात करूंगा देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के लिए जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट क्यों इतने खराब आ रहे हैं, प्रॉफिट्स 4 क्वार्टर के लो पे कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो थे वो कहीं ना कहीं अहेड थे ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस, लेकिन प्रॉफिट जो था यहाँ पे लो मार्जिन रहा। एंड
जो स्ट्रीट ने एंटिसिपेट किया था कहीं ना कहीं उससे कम था। अगर आप रेवेन्यू सेल्स की बात करें तो 10.5% का ग्रोथ था यहाँ पे। एंड एनालिस्ट जो थे एस्टिमेट कर रहे थे कि 2.61 ट्रिलियन रुपी ये रहेगा एज कंपेयर्ड बाय द बिजनेस स्टैंडर्ड इन अर्निंग्स प्रीव्यू ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज अर्लियर दिस ईयर। प्रॉफिट सिर्फ 0.6% ऊपर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये लोएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स। पिछले एक साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट अब जो है वो 17,000 से 20,000 करोड़ की रेंज में चल रहा है। तो इन्होंने रिपोर्ट किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 8% कम है देन एनालिस्ट एस्टिमेट से। एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों ने प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा किया है यहाँ पे, जैसे कि जियो जो मैं कहूँगा टेलीकॉम है, वो रिलायंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया है ग्रोथ का। एंड इसका आईपीओ ये ला सकते हैं इस साल 2026 में, और जियो टेलीकॉम को कहीं ना कहीं अलग से ये लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और जिसके लिए लोग वेट भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो सकता है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होता है, और जियो को अलग से अगर लिस्ट किया जाता है तो इससे रिलायंस की वैल्यू और ज़्यादा अनलॉक हो सकती है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है आईटी सेक्टर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जो शेयर्स हमारे आईटी सेक्टर के वो बहुत डिमांड में थे फ्राइडे को, और निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी 3.5% ऊपर गया। और इन्फोसिस ने रिपोर्ट किए स्टडी सिक्वेंशियल ग्रोथ, जहां पे हेल्थ केयर बूस्ट था और लार्ज डील रैंप अप थे, और सीजनली वीक क्वार्टर में हुआ है ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ओरेकल, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, एम्फेसिस, ये सारी कंपनीज ने अच्छा यहाँ पे पोस्ट किया अपना परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में। विप्रो, कोफोर्ज, टीसीएस, पर्सिस्टेंट सिस्टम एंड सब गेन कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ना कि सिर्फ एक कंपनी ग्रो कर रही है। तो रिकवरी आई है बीएफएसआई में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड एनर्जी वर्टिकल्स। ये वो हैं जो आईटी को पैसा देते हैं और उसकी सर्विसेज यूज करते हैं। ये ग्रो करेंगे तो आईटी ग्रो करेगी। इसके अलावा इन्फोसिस ने मेंशन किया कि ये प्रेफर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर। इट इज अ प्रेफर्ड ये प्रेफर्ड है एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर फॉर टॉप 15 आउट ऑफ 25 बैंकिंग क्लाइंट्स। यस, तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कंपनी वर्क कर रही है 4,600 एआई प्रोजेक्ट्स पे, और आइडेंटिफाई किए हैं 6 एआई लेड वैल्यू पूल्स जहां पे ये ड्राइव कर सकते हैं फास्टर ग्रोथ। जो इम्पैक्ट H1B वीजा कंस्ट्रेंट्स का वो मिनिमल है, कोई ज्यादा कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। ट्रंप ने जो चीजें, देखिए ट्रंप का ज़रूरी है कुछ दिन पर अगर देखें कि यार बहुत दिन से न्यूज़ में नहीं आ रहा हूँ, ट्रेंड नहीं कर रहा हूँ, तो बातें ऐसी बोलना जिससे वो ट्रेंड हो जाए पूरी दुनिया में, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखो क्या होता है। फिर H1B वीज़ा का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लोग कितना डरे हुए थे, क्योंकि वो सारे डिसीजंस वापस ले लेते हैं तुरंत जैसे ही वो ट्रेंड कर जाते हैं अच्छे से 2 से 3 दिन तक। तो ये इनका मैं कहूँगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एसईओ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं कि देखते हैं कि अगला थंबनेल क्या होना चाहिए, बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका कैसे मैं थंबनेल में आ सकता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के। सो यही हम इसीलिए डाल देते हैं, उनके लिए एक रिस्पेक्टेड पोजीशन हमने दिया हुआ है कि जो भी थंबनेल्स बनेंगे उसमें उन्हें ऐसे ही डाल दो, ऐसा ना हो कि देखिए मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ बोल दें, जिससे कि उन्हें हमें रखना पड़े मजबूरी में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड इमर्जिंग एरियाज में है, जैसे कि जनरेटिव एआई आईटी मॉडर्नाइजेशन, इसके अलावा क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लगातार ट्रैक्शन गेन कर रहा है। तो इन एरियाज पे जो कंपनीज काम कर रही है आईटी में, आप उन पे स्पेसिफिकली नजर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके हिसाब से काम ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा अच्छी है। यस, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो तो मैं कहूँगा आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप रोज़ फॉलो कर पाओ, ऐसे अपडेट्स को समझ पाओ कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। थैंक यू।